हेलो विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सरताज सर 123 में। मैं सरताज और आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक का हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण का हम पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पे। प्रश्न बैंक को हम सॉल्व करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्न बैंक को सॉल्व कराने वाले हैं, तो हमने प्रश्न बैंक का अध्याय 4 आज सिलेक्ट किया है। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए। तो स्टूडेंट, सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न है। प्रश्न शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण। प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न बैंक का सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण का विविक्तकर होगा। ये विविक्तकर के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। इसका सीधे सीधे अपन आंसर पे पहुंचते हैं। इसका आंसर होगा 0। क्या होगा विद्यार्थियों? इसका आंसर होगा 0, है ना। आपको पता होगा, जब हमने मूलों की प्रकृति के बारे में आपने जब इस अध्याय के बारे में पढ़ा होगा, तो विविक्तकर को हम d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है, विविक्तकर बराबर होता है b² - 4ac। और जब भी किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर जब भी किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 हो जाए तो मूल समान होते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मूल समान है तो विविक्तकर क्या होगा? 0। यानी d विविक्तकर 0 होता है तो मूल समान होते हैं। यदि d का मान > 0 होता है तो मूल असमान और वास्तविक होते हैं। यदि d < 0 होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, असमान होते हैं। हम इसको ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो उसका विविक्तकर हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न हमारे पास है, समीकरण x² - x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब स्टूडेंट, इसमें मूलों की यदि आपको प्रकृति निकालना, तो मैंने अभी बताया कि मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हम d का मान निकालते हैं। और d का मान मैंने अभी बताया कि d का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर, है ना, अभी बताया ना मैंने कि d बराबर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला है ना। और ये ए बी सी क्या होते हैं स्टूडेंट? तो आपको पता होगा कि जो ए बी सी यानी ax² + bx + c, यानी हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो हमेशा ये लेके चलते हैं, है ना। तो ए बी सी क्या है आप क्लियर भी हो गया होगा, यानी x² का गुणांक हमेशा a माना जाएगा, x का गुणांक v होगा और जो अचर होगा वो c होगा। अब इस द्विघात समीकरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर x² गुणांक कितना है? 1। तो तो a का मान हो गया 1, है ना। x का गुणांक क्या है? 1 और अचर क्या है? -1। तो यहाँ रखेंगे, है ना। तो b का मान 1 है तो अपन यहाँ रखेंगे 1 का वर्ग -4, 1 और c का मान है -1। तो 1 का वर्ग हो गया 1, -4 1 कम 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +4 बराबर 5। अब ये d का मान जो आया 5 आया, तो क्या ये d का मान 0 से बड़ा है? तो हम बोलेंगे कि d का मान बिल्कुल 0 से बड़ा है। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक और भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 3, किसी द्विघात समीकरण में चर की यदि अधिकतम घात, है ना, चर की अधिकतम घात होती है तो कौन सा समीकरण है स्टूडेंट? ये द्विघात। आप समझ में आ रहा है? देखो, द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2, यानी हम यदि द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें अधिकतम घात कितनी रहेगी? 2। द्वि का मतलब होता है 2, ठीक है, याद भी रख लो इसको। द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा, वैसे मैंने शुरू में बता दिया था, अब भी बताया था कि विविक्तकर यानी d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, यानी इसका a नंबर का आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? ठीक है, तो विद्यार्थियों, वास्तविक मूल निकालने के लिए मैंने कहा हूँ कि आप सब क्या करिए कि सभी के d निकाल लीजिए। d के वास्तविक मूल तभी होते हैं जब d का मान > 0 होता है। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ नंबर का, है ना, आ नंबर का जो है ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। हाँ, इसके मूल वास्तविक और असमान आएंगे, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर क्रमांक 6, तो द्विघात समीकरण दिया है, इसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे कितने, क्या होंगे इसके मूल, आपको ये बताना है सॉल्व करके। तो इसका सही आंसर होगा द्विघात समीकरण के मूल का, कि यदि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आ नंबर का, यानी इसका होगा 3/2 और कॉमा 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा सही विकल्प पूरे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति की बात हम करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की रिक्त स्थान की पूर्ति है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला है एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? तो इसका सही आंसर होगा द्विघात समीकरण, यानी खालिस्तान पे क्या आएगा? पहले वाले खालिस्तान में द्विघात। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 मूल होते हैं। समीकरण के मूल खालिस्तान है, यानी इस समीकरण के यदि मूल की बात करेंगे तो इसका मूल आएंगे 3, -4। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण की हम बात करें कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस विविक्त कर का मान क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि यदि मूल समान की बात आ जाए तो उसका विविक्त कर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्त कर का सूत्र होगा d बराबर, ये तो अभी अपन ने भी करे थे वहाँ पर सॉल्व, तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। और ये जो मैं जिस प्रश्न बैंक की कॉपी से सॉल्व करा रहा हूँ उसमें नीचे उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके समझने के लिए इसको लिखकर और अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों। यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। आपको यदि कोई सॉल्यूशन समझना है तो उसको हम सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यदि हम इसको पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव को कम से कम आप डायरेक्ट देख लीजिए। फिर भी यदि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। चलिए, सत्य असत्य आंसर दिख रहा होगा कि पहला वाला है एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। क्या द्विघात समीकरण के एक से ज़्यादा मूल हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सत्य, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा मूल ही होते हैं, 2 होते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, यदि ऐसा होता तो अपन सत्य कहते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं। समीकरण के मूल 0 और -1 होगा, तो दूसरा होगा असत्य, क्योंकि इसका यदि हम निकालेंगे दूसरे का, तो x है ना, x के लिए तो ये 0 तो आएगा ही आएगा, है ना, 0 तो हो जाएगा। 0 तो ठीक है, लेकिन यदि हम x - 1 को जब 0 लेंगे तो x का मान 1 आएगा, तो यानी 0 और 1 होंगे, और जब किसने कहा है 0 और -1, तो इसलिए ये भी असत्य हो गया, है ना, ये सत्य हो गया। इसके बाद समीकरण x² है ना -4x + 4 के मूल समान होंगे, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। x + b = 0 एक द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर यानी x यदि यूज हुआ है तो x की घात 2 होना अनिवार्य है। यदि चर y है तो y की घात 2 होना जरूरी है। यदि चर z है तो z की घात 2 होना जरूरी है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तभी वो क्या होगा? चर की अधिकतम घात 2 होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसलिए ये भी असत्य होगा। चलिए, एक शब्द में उत्तर में अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द में उत्तर है, समीकरण दिख रहा है पहला में मान b² - 4ac क्या कहलाता है? तो मैंने अभी बताया था बच्चों कि क्या कहलाता है ना, b² - 4ac, तो उसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त। ये लिखा हुआ है, पहला का आंसर क्या है? विविक्त कर। दूसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होता है? तो हम वही समान आ गया, और समान है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यदि किसी समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण की मूल की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक मैंने कहा था कि मूल वास्तविक नहीं होते या काल्पनिक होते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो आप इसका आंसर में लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होते। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण की मूल की प्रकृति कैसी होगी? विविक्त कर धनात्मक है तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, सॉरी असमान या भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो चारों आंसर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसको बढ़िया से आप पूरे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। और कोई प्रॉब्लम जाए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, अब हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है ना, 4 तक तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर रहे थे, हमको अब इसमें क्या करना है? जाँच करना है। प्रश्न क्रमांक 5 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये एक समीकरण दिया है ना, एक समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए,
अब यहाँ पर जो समीकरण दिया था तो हम लिखेंगे कि दिया है, ये है ना, ये सॉल्यूशन है इसलिए इसमें डायरेक्ट डाल दिया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देना था। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, तो दिया है तो ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की घात 3, ये दिया है, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है ना, समीकरण जो है इसको हल करना, मतलब कहीं जो भी हम इसका प्रसार कर सकते हैं तो हम उसको इज इक्वल टू 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा समीकरण हमको हल करना है। तो हमने यहाँ तो हमने इसको जैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी की घात 3 क्या होता है, a की घात 3 है ना माइनस 3a² b प्लस 3a b² माइनस बी की घात 3, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना, x माइनस 2 की घात 3, तो यही हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3, है ना, a² a मतलब 1² हो गया, है ना a² b। इस तरीके से यदि हम जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा x² माइनस 6x² होगा ये, है ना, 6x² होगा ये, है ना, 6x² प्लस 12x माइनस 8, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ x की घात 3 है, इस पक्ष में भी x की घात 3 है, तो x की घात 3 से x की घात 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 4x² बचा और यहाँ पर माइनस 6x² बचा, इसको इधर लाएंगे, है ना। तो ये हाँ चलिए अगली स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये जैसे का तैसा उतार दिया और इनको सबको इधर लाया, तो ये एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस वाला इधर आके प्लस 6x² हो जाएगा, प्लस वाला इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, माइनस वाला माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स की घात 3 से माइनस एक्स की घात 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 4x की घात 2 और प्लस 6x की घात 2, यानी 6x की घात 2 में से 4x की घात 2 घटाएंगे तो 2x की घात 2 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस 12x और यहाँ माइनस एक्स सेम चिन्ह है, मतलब जोड़ दीजिए, तो माइनस 12 और 1 13, तो माइनस 13x हो गया। यहाँ प्लस 1 है और यहाँ प्लस 8 है, तो ये दोनों मिल क्या हो गया, प्लस 9 हो गया। अब इसको और कुछ अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखिए कि ये जो आखिरी में अंततः जो इज इक्वल टू 0 वाला बचा है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी, 2, और चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि, है ना, यहाँ चर की, है ना, चर की उच्चतम घात या अधिकतम घात, है ना, उच्चतम घात कितनी है, 2 है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, लिख लेना आ गया, है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो जांच हो गया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब जांच कीजिए। अब इसको वैसे जांच करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये होमवर्क है आपका, है ना, प्रश्न क्रमांक 6, द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके बताइए, और यदि बन जाता है तो उसका आंसर भी कमेंट्स करके बताइए, बिना देखे, लेकिन, है ना, नहीं तो पता चला सॉल्यूशन देख के बता रहे हैं, बिना देखे बताइए। यदि आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है या ज़रूरत है आपको समझना है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए, हम इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना, घबराना नहीं है, अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है मजे के साथ। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे ना, कि टेंशन वाली क्या बात है। चलिए अगला भी जांच करने वाला है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर तो एक तो समझा दे रहे हैं और बाकी होमवर्क दे रहे हैं, फिर ऐसे में तो मज़ा नहीं आया, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, प्रश्न हम साथ आपको समझा देते हैं बच्चों, घबराए ना। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात नहीं है, एक समीकरण दिया है x प्लस ये है x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x x² माइनस 1, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है ना, तो हल करने के लिए क्या करें अपन, इसको ये लिख लिया है ना, ये अब ये 2x के अंदर इसको इसमें अपन वही a प्लस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगाएं, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2x का x² में गड़ा करें 2x की घात 3, 2x का माइनस 1 करे माइनस 2x आ गया। अब इसको इधर लाएंगे 3x³ माइनस इधर आके जो 2 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x की घात 3, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ है प्लस 6x², यहाँ तो है ही नहीं, तो ये प्लस 6x² जैसे का वैसे ही। 12x प्लस है, इधर से 2x इधर लाएंगे तो 12x और इधर से 2x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, 12 और 2 यहाँ लिख दिया उसने, ठीक है। और ये आ गया 8, तो 8 हो गया, ठीक है। और माइनस 2x की घात 3, तो ये वैसे मेरे हिसाब से इनने क्या किया है कि इन्होंने जैसे का तैसा उतारा रहने दिया है ना, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, इसको इधर लाया है। फिर इसके बाद उन्होंने 3x² में से 2x की घात 3 काटा तो प्लस x की घात 3 आ गया, है ना। इस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया, और उन्होंने जब सॉल्व करा है तो अंत में ये पाया कि ये अंत में हमको क्या मिला है, ये मिला है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि चर की उच्चतम घात कितनी दिख रही, 3,
जबकि द्विघात समीकरण की चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। अब यहाँ उच्चतम घात कितनी आ रही है, 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिख देना कि यहाँ चर की उच्चतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। घबरा तो नहीं रहे हैं ना बच्चों, घबराना नहीं बिल्कुल। हाँ, कहीं कोई दिक्कत है तो अपन बिल्कुल कमेंट्स करना, मैं बिल्कुल आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और आप बिल्कुल आज से क्लास चालू हो गई है तो अब आपको डेली वीडियो मिलेंगे, डेली अलग अलग टॉपिक पे। यदि ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा तो अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट भी करा देंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक ही वीडियो आएंगे, 2 वीडियो भी हो सकते हैं। यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है और वीडियो मेरे पूरे आपको आसानी से मिल जाए तो इसके लिए मैंने अभी कहा कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों, और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया है ना। तो मैं वीडियो जब जैसा टाइम मिलेगा मैं डालते जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो एक दिन में डालेगा, और टाइम में फिक्स नहीं कर सकता स्टूडेंट, है ना, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कभी ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, इसलिए मैं एक टाइम फिक्स नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आपको तैयारी करना है, ईमानदारी से तैयारी करनी है, तो बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। जब आपको टाइम मिले फट से वीडियो देख लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, उसको पहले गणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो क्या और करना क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमको चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर इसकी चाल क्या है, एक्स है। ठीक है, ये मैंने सॉल्यूशन पे भी लिखा है कि मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है उसको हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो कुल दूरी, और यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, कुल दूरी, तो हम यहाँ दी गई है 480। ये दिया जो था हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब हमको ये बताया गया है कि समान चाल से वो चल रहा है। तो चूंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, है ना, अगली स्टेप के लिए ये फॉर्मूला लगा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमको यहाँ समय हमको दिया है समान समय, तो हम समय बराबर निकाल लेते हैं। तो समय का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हर में अंश में चला जाएगा, तो समय अंश में पहुँच गया। और ये भाई साहब जो चाल है ना, चाल के बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 कर लेते हैं। तो ये चाल भाई साहब जो है ये अंश में, जब इनका पक्षांतर करेंगे तो ये हर में चले जाएंगे। तो ये दूरी यहाँ पर ऊपर रहने देते हैं, और जब हमने चाल को इधर लाए हैं तो चाल कहाँ चला गया है, हर में, है ना। तो जब हमने रेलगाड़ी की सामान्य चाल x माना और दूरी हमको 480 दी गई है, तो इस कंडीशन पे हम बोलें कि समय होगा, हम समय को t1 मान लेते हैं। ये वाला t1 जो होगा वो क्या होगा, समय, या आया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी x, तो ये हो जाएगा 480 बटे x, और समय है तो घंटे। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप। अब प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार है ना, क्या है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। प्रश्नानुसार क्या हुआ है कि प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया कि यदि हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी चाल x थी उसको हम कम कर दे रहे हैं तो 8, तो जैसे ही हम कम कर देते हैं तो क्या होता है, समय तो समान लेना है, तो समय कितना बदल जाता है, थोड़ा सा बदलेगा समय, तो हम बोल लेते हैं कि समय कितना हो जाता है, t2 हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तो वो ये कह रहा है कि समय फिर क्या हो रहा है, वो 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। यानी समय t से t+3 होने वाला है, सीधी सी बात है, बाद वाला, यानी t2+3 होने वाला है ना। तो यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम कर दें तो समय जो होगा t2 जो होगा वो कितना आने वाला है, समय जो दूरी तो उतनी ज रहेगी, और x में से चाल हमने कितना कर दिया, x-8 कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, समय इतना होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई पहले समय जो t1 था वो इतना है, बाद का समय प्रति किलोमीटर घंटा यदि कम कर दे तो समय इतना हो जाता है। अब प्रश्न ये कहता है कि भैया बाद का समय जो है वो इतना कम तो हो, मतलब जैसे हमने इसकी चाल थोड़ी स्लो की है तो हमको समय ज़्यादा लग रहा है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास समय कितना है, t1। ठीक है,
बाद का समान समय कितना है t2, लेकिन t2 जो है वो कंडीशन ये लग रही है कि भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, समय कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो प्लस क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे। तो अब हम समय को t1 इसको लेंगे माइनस t2 लेंगे, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3। ये कहाँ से आया, हमने इसका पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया। अब t1 का मान क्या था, t1 का मान ये है, सॉरी ऊपर वाला है t1 का मान, और t2 का मान ये है, तो हम यहाँ रख दिए। देखो t1 का मान ये है और t2 का मान ये, तो ये रखा इज इक्वल टू 3। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, एलसीएम में हर का गुणा होता है, तो x माइनस 8 का गुणा x में हो गया, ये लिख दिए। तो इधर 3 गुणा होगा, x का गुणा इसमें होगा, देखो तो ये लिखें 480x हो गया, माइनस अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 माइनस एक्स का गुणा 480 में करेंगे, 480x हुआ है ना, ये करें देखो 480 और 8 माइनस एक्स का गुणा हो गया बराबर 3। 480x माइनस 480x प्लस माइनस माइनस प्लस 480 गुणित 8 करेंगे तो 3640, ठीक है, बराबर यह हर में है, गुणा करेंगे इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 3x हो गया है ना, 3 गुणित x माइनस 8 गुणित x, ये हो गया, ठीक है। अब संख्या को एक तरफ कर देते हैं और x, ये देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही दिख रहा है हमको, तो x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर और 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3 8 है 24 और x का गुणा होगा तो माइनस 24x, और यहाँ क्या बचा 3640। अब सबको एक तरफ ला लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको उधर लेकर क्या जाएगा माइनस 340 बराबर क्या आ गया 0। तो ये हमको हमारे पास क्या आ गया बच्चों, द्विघात समीकरण आ गया। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप द्विघात समीकरण को अच्छे से सॉल्व करना, और द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करते बनेगा बच्चों, कोशिश तो करना है ना, एक द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए, और कोशिश करने के बाद आपको x का मान निकाल लेना। x का जो भी मान आएगा, x का जो भी मान आएगा धनात्मक, वही क्या कहलाएगी, उसकी चाल कहलाएगी। तो हमने तो समीकरण बना लिया, बस अब इसको चाल निकालने के लिए इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। यदि आपको हल करने में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको द्विघात समीकरण हल करके भी बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, गणितीय रूप बनाना है। सॉरी स्टूडेंट्स, में सिर्फ हमको गणितीय रूप बनाना है, ठीक है। तो गणितीय रूप बनाना बड़ा आसान होता है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम सबसे पहले क्रमागत का मतलब है तो पहला हमको x माने तो दूसरा अगला x+1 होगा, तो इसको क्रमागत बोलते हैं। इनका गुणनफल 306 है। तो ये देखो प्रश्न अनुसार x और x+1 ये लिखा, देखो पहला x मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणा मतलब x+1, तो इसका मान कितना है 306 के बराबर बोल रहा है। गुणनफल 306 बराबर 306 लिख लेंगे। x का x में करे एक्स स्क्वायर हो गया, x का 1 में करे x हो गया, बराबर 306 इधर लाए एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो अतः ये जो है, जो भी हमको प्रश्न में दिया गया था उसका क्या है, गणित, यह अभिष्ट स्थिति का गणितीय रूप है। यहाँ लिख लेना, यह अभिष्ट स्थिति का गणितीय रूप है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह है अभिष्ट स्थिति का गणितीय रूप है। धन्यवाद। तो ये भी इसका आंसर हो गया, सॉल्व, खत्म। प्रश्न क्रमांक 9 तक ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों, है ना। यदि आपको प्रश्न क्रमांक 9 तक कोई भी डाउट है अपने मन में तो आप मेरे को बिल्कुल बताइए। मैं आपके डाउट की बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कर सकूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।